नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2026 जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल रविवार 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 वित्त वर्ष का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कोई बहुत बड़ी धमाकेदार घोषणा नहीं की गई है। जो आर्थिक सुधार या जो घोषणाएं पहले की गई हैं उन्हीं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का इसमें प्रयास किया गया है, ताकि आर्थिक गतिविधियां जिस मजबूती के साथ बढ़ रही हैं उसी तरह आगे बढ़ती रहें। ये बजट पहले पिछले वित्त वर्ष का जो बजट था 50,65,000 करोड़ रुपए का किया गया था, घोषित किया गया था। लेकिन अब इस बजट में जो संशोधित अनुमान उसके आए हैं तो ये रह गया 49,64,000 करोड़ रुपए का। यानी जो कुल मिलाकर खर्च है वो कम हुआ है और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के करीब जो है ये कम हुआ है। 49 लाख और 50 लाख, तो 50,65,000 था, ये रहा है 49,64,000 संशोधित अनुमान। मैंने आपको पहले बताया था कि अब जो नया बजट आएगा तो उसमें पिछले वित्त वर्ष के जो अनुमान घोषित थे उनमें कितना खर्चा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, उसके बारे में भी संशोधित अनुमान सामने आते हैं। और अब इस वित्त वर्ष का जो नया वित्त वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से, उसमें कहा गया कि हम 53,47,315 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पूंजीगत खर्च होगा, राजस्व खर्च होगा, जो भी खर्चा होगा। तो पहले था 50 लाख, तो लेकिन हुआ कितना 49,64,000, और अब बोल रहे हैं कि 53 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, यानी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और पिछले साल जो कर राजस्व था, कर राजस्व यानी जो भी टैक्स सरकार ने कहा था कि 28,37,000 करोड़ रुपए मिलेंगे टैक्स के तौर पर, लेकिन संशोधित अनुमान में कहा है कि 26,74,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी भी संशोधित अनुमान है, फाइनल नहीं है, थोड़ा कम हुआ है। और अब फिर नए वित्त वर्ष में बोला है कि 28,66,000 करोड़ रुपए हमें टैक्स मिलेगा। तो 28,37 और संशोधित अनुमान है 26,74, और अब फिर बोला है कि 28,66,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। तो अब आगे क्या होता है, यानी टैक्स सरकार को कम मिला है। जितना बोला गया था पहले पिछले बजट में, जितना कहा था उससे काफ़ी कम मिला, करीब 2 लाख करोड़ रुपए से के करीब कम मिला है। गैर कर राजस्व ज़्यादा मिला है। बजट में बोला था 5,83,000 करोड़ मिलेंगे, लेकिन जो संशोधित अनुमान है 6,67,000 करोड़ रुपए। तो गैर कर राजस्व, इसमें सरकार को कंपनियों से जो डिविडेंड मिलता है, सरकार जो तरह तरह की फीस लेती है और सरकार की दूसरी तरह की टैक्स के अलावा जो दूसरी कमाई होती है, तो वो सरकार को ज़्यादा मिला है। और पूंजी प्राप्तियां जो सरकार ने अगर किसी को कर्ज वगैरह दिया, कुछ दिया, पूंजियां जो है वो 16,44,000 बोला था, तो संशोधित अनुमान है 16,22,000। और अब अगले साल के लिए नया वित्त वर्ष 18,14,000। अन्य प्राप्तियां 47,000 बोला था, संशोधित अनुमान 33,837, और अब अगले साल बोला है कि 80,000 करोड़ रुपए। तो अन्य प्राप्तियों में ज़्यादातर क्या होता है कि आप कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, विनिवेश करते हैं, कई जो चीज़ें हैं, सरकार के पास ज़मीन पड़ी है फालतू, मोनेटाइजेशन करते हैं और कई चीज़ें करते हैं, तो अन्य प्राप्तियां वहाँ से आती हैं। तो कुल प्राप्तियां जो है, तो जितना खर्चा होता है कुल प्राप्तियां उतना ही होती है। सरकार उधार भी लेती है, जो उधार लिया अन्य देता है। 15,68,000 करोड़ रुपये सरकार ने उधार, जो बाजार से जो घाटे को, यानी खर्च सरकार का ज़्यादा होता है, प्राप्तियां कम होती हैं, तो उस गैप को भरने के लिए सरकार उधार लेती है। रिजर्व बैंक बॉन्ड जारी करता है, और जो आपके बचत, लघु बचत में पैसे जमा होते हैं तमाम, उसमें से सरकार उधार लेती है। तो वो 15,68,936 करोड़ रुपये बोला था, संशोधित अनुमान है 15,58,000, थोड़ा सा कम। तो कुल मिलाकर ये प्राप्तियां भी उतनी होती हैं जितना खर्च होता है उधार वगैरह लगा के। और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान था, तो बजट में कहा है कि इतना ही रहेगा, न ज़्यादा हो रहा है न बहुत ज़्यादा कम हो रहा है।
और अगले वित्त वर्ष में बोला है कि इसको हम थोड़ा सा और कम करके 4.3% करेंगे। यानी जो सरकार के फाइनेंस की जो स्थिति है वो ठीक ठाक कही जा सकती है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान की बात ही, मतलब उधार घाटा तो है ही, राजकोषीय घाटा जब हम बोल रहे हैं तो कुल प्राप्तियां और कुल खर्च उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो घाटे की भरपाई कैसे करती है सरकार? उधार लेती है, ब्याज पे बॉन्ड जारी करते हैं कि इतना ब्याज देंगे, इतने पैसे दो। उसमें बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, हाई नेटवर्थ के जो लोग जिनका वहाँ पैसा है, ब्याज कमाते हैं, वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको ब्याज मिलता है, सरकार अपना काम चलाती है। तो कुल मिलाकर जो बजट है वो बहुत हाई फाई नहीं है, जो कोई बहुत बड़ा सुधार भी नहीं है। 49 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा के 53,47,000 करोड़ रुपए का बजट है और घाटा बोला है कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि ये विनिवेश का जो 80,000 करोड़ रुपए रखा गया है, इसमें कितनी प्राप्ति हो पाती है सरकार को, ये साल के दौरान दिखेगा क्या नीति अपनाती है सरकार। क्योंकि पिछले साल 47,000 करोड़ बोला था तो 33,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि सरकार ने, देखिए सभी मंत्रालयों की बात करें, रक्षा क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि की गई है। मंत्रालयों का बजट सबका करीब करीब थोड़ा बहुत बढ़ा ही है। रक्षा मंत्रालय का बजट सबसे ज़्यादा 15.3% बढ़ा के और इसे कर दिया गया है 7,84,000 करोड़ रुपए। अब रक्षा क्षेत्र है भैया, आपको तैयारियां करनी होगी, कैसा दुनिया में, देश दुनिया में कैसा माहौल है, उसके लिए आपको अपनी रक्षा तैयारी मजबूत रखनी होगी। तो उसके लिए रक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ाया गया है। रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे जहां लगातार तेज गति से आना जाना हो सकेगा रेल के थ्रू। 5 बड़े मेडिकल हब बनाएंगे, 3 बड़े आयुर्वेदिक हब बनाएंगे और आईटी इनकम टैक्स का नया कानून जो बनाया था, अभी पीछे संसद में पास हुआ है, उसको 1 अप्रैल से वो लागू हो जाएगा। और सरकार ने जो शेयर बाजार का सेंसेक्स 86,000, 84,000, 85,000 लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहां जो सट्टेबाजी हो रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वायदा एवं विकल्प कारोबार होता है, जहां भविष्य के सौदे होते हैं कि अभी फरवरी चल रहा है कि मैं अप्रैल में इतने में बेचूंगा, इतने में खरीदूंगा, मई में इतने में बेचूंगा, इतने में खरीदूंगा, पहले जो सौदे चलते रहते हैं। तो वहां पर जो सौदे होते हैं उस पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है सरकार, STT, उसको 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया। बस इसी पे बवाल मच गया और शेयर बाजार 2300 अंक गिर गया कि 0.02 से बढ़ा के 0.05 कर दिया है वायदा एवं विकल्प कारोबार पर STT जो सरकार वसूलती है। तो शेयर बाजार 2300 अंक गिर गया सेंसेक्स। अब देखिए क्या होता है आगे, कहा कि 150% बढ़ा दिया आपने, 150%, लेकिन परसेंटेज है कितना, 0.05%। तो ये शेयर बाजार बहुत संवेदनशील होता है, छोटी छोटी बातों पर वहाँ जो है बड़ी गिरावट आ जाती है, अब धीरे धीरे चढ़ भी सकता है। तो आर्थिक सर्वे में कहा गया था कि वित्त वर्ष 26-27 समायोजन का साल होगा। समायोजन यानी जो कदम उठाए गए हैं उनको ठीक से उनके साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़ा जाए। GST में जो सुधार किए गए हैं उनमें तमाम जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारे उत्पादक हैं, वो धीरे धीरे उसके साथ पटरी बिठाएंगे। और इनकम टैक्स में जो सुधार किए गए हैं उसके साथ लोग जो है अच्छी तरह से अपनी प्लानिंग शुरू कर सकें। तो समायोजन का वर्ष होगा, वही है। कोई ऐसी ना इनकम टैक्स में कोई बड़ा दरों में बदलाव किया गया है और ना, हाँ, इंपोर्ट के मामले में जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसके मामले में जो ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं उन पर छूट दी गई है। वित्तीय अनुशासन की गाड़ी आगे बढ़ रही है, धीमी गति से बढ़ रही है बेशक। नए साल में राजकोषीय घाटा 4.4 से घटाकर 4.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। केंद्र का कुल कर्ज, जो केंद्र कर्ज लेता है, जो आपको बताया राजकोषीय घाटे का जो भरपाई के लिए कर्ज लेता है, वो GDP का 56.1% से घटकर 55.6% रहने का अनुमान है। अब इसे 40% पर लाना है, अगर मजबूत आपको चाहिए तो उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि बहुत धीमी गति से ये आगे बढ़ रहा है। रोजगार, विकास, ढांचागत सेवाओं का विकास, तमाम चीज़ों के लिए जो पूंजीगत खर्च है वो भी बढ़ रहा है। पिछले साल बोला था 11,21,000 करोड़ रुपए रहेगा, तो संशोधित अनुमान आया है 11 लाख करोड़ रुपए का, यानी 11 लाख करोड़ रुपए सड़कें बनाने पे, आप मेट्रो और जो
बंदरगाह बनाने पे, गरीबों के लिए मकान बनाने में जो तमाम खर्चे हुए हैं 11 लाख करोड़ रुपए रहा है। और अगले साल नए वित्त वर्ष के लिए बोला है कि 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च सरकार करेगी। तो ये पूंजीगत खर्च जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको रोजगार मिलेगा। उसमें तमाम चीज़ें, लोहा, स्टील, सीमेंट जो भी लगेगा वो सब कारखाने वगैरह चलेंगे, उनको मजबूती मिलेगी और आगे विकास कार्य होंगे। तो 5 राज्यों में अगले इस साल जो है, अब जो मार्च अप्रैल के बाद चुनाव भी होंगे, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। तो ये सब जगह सरकार अपना इन चीज़ों पर ध्यान रख रही है। 2026-27 में बोला कि नॉमिनल जो वृद्धि है वो 10% अनुमान रखा गया है। तो इसके हिसाब से जो रियल जो वास्तविक वृद्धि है वो 7% के आसपास रहने का अनुमान है और महंगाई दर 3% के आसपास रहेगी। तो इस हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। आज की दुनिया जब तमाम देशों में लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है, तनाव है, 7% की विकास दर को काफ़ी बेहतर माना जा रहा है। हमने बोला था विदेशी मुद्रा आकर्षित करने की बात, वहाँ चिंता व्यक्त की कि FDI होना चाहिए, उस पर जो है शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने विदेशी कंपनियां जो भी भारत में अपना वैश्विक डाटा केंद्र बनाएंगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा जिसको कहा जा सकता है, तो AI के लिए जो भी कंपनियां भारत में अपना डेटा सेंटर बनाएंगी, विदेशी कंपनियां, उनको कहा गया है कि आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, टैक्स छूट मिलेगी 2047 तक। तो इससे विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, ये सब लोग कह रहे हैं कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, उसके लिए ढांचा की सुविधाएं खड़ी करेंगे। तो उनको जो है टैक्स छूट दी जा रही है, तो वो लगता है कि भारत में आके निवेश करेंगी, विदेशी मुद्रा आएगी। शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, उसके लिए भी सरकार ने कुछ और कदम उठाए हैं। जो फॉरेनर्स, जो विदेशी हैं, उनके लिए व्यक्तिगत जो लोग हैं, खुदरा निवेशक हैं, उनको सीधे भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकें, उसके लिए भी सरकार ने एक नया दरवाज़ा खोला है, ताकि अब तक ये लोग जो है विदेशी संस्थागत निवेशकों के थ्रू भारत में आते थे, अब वो सीधे अपने बल पर सीधे भारत में जो भी विदेशी हैं, उसके लिए एक नया प्रस्ताव बनाया गया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति, PROI। तो वो भारत की सूचीबद्ध कंपनियों में, शेयर बाजार में जो सूचीबद्ध है, उनमें सीधे निवेश कर सकेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू। अब ये स्कीम जो है सरकार जारी करेगी। तो संस्थागत निवेशक तो पैसा निकाल रहे थे, तो कोई हाई नेटवर्थ धनी लोग जो सीधे करना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने ये रास्ता निकाला है। तो इससे उम्मीद है कि शेयर बाजार में रुझान बदलेगा, विदेशी जो हाई नेटवर्थ के लोग हैं वो भारत में सीधे निवेश कर सकेंगे। एक बदलाव किया, बाईबैक को जो है कंपनियां जो अपने शेयर सीधे बाजार से अपने निवेशकों को जो है डिविडेंड कम देती थी, बाईबैक करती थी। बाईबैक बाजार में जो रेट होता है उसके आसपास वो अनाउंस करती हैं और अपने शेयर वापस खरीदते हैं। अपनी कंपनी में जो मालिक लोग हैं, प्रमोटर हैं, प्रवर्तक हैं, वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। तो बाईबैक को अब जो है कैपिटल गेन माना जाएगा। कैपिटल गेन के तौर पर उस पर टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म में 20%, लॉन्ग टर्म में 12.5%। तो ये कुछ बदलाव सरकार ने किए। शेयर बाजार में सट्टेबाजी कम हो, शेयर बाजार में विदेशी निवेशक आएँ और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए AI को बढ़ावा दिया है। एक AI के मामले में जो STEM है, STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, STEM के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन दिया सरकार ने, क्योंकि भारत में ऐसे ग्रेजुएट काफ़ी हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो भारत को इसमें मौका मिलेगा, हमारे युवाओं को जो है इस क्षेत्र में अच्छी प्रतिस्पर्धा वो दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर बजट को जो है आगे बढ़ाने पर नई नई घोषणाएं हुई हैं कि यहाँ छात्रावास बनेंगे, नए रेल कॉरिडोर चलेंगे, आयुर्वेद का हब बनेगा, ये बनेगा, ये गतिविधियां तो चलती रहेंगी। लेकिन कुल मिलाकर बजट को विकास के साथ साथ जो है आगे मजबूती से, आर्थिक क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ाने पर इस पर जोर दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर एक बार और जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, संबंधियों को शेयर कीजिए। नमस्कार।